हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अरामिका अजय मिश्रा। इस वक्त देश एक ही सवाल पूछ रहा है कि और कितनी निर्भया और कितने हाथरस। ये सवाल उठना भी लाजमी है क्योंकि एक के बाद एक बेटियों के साथ हो रही हैवानियत की घटनाओं को देखते हुए तो यही लगता है कि हमारे समाज की सोच ही लकवाग्रस्त हो चुकी है। चाहे दिल्ली का निर्भया कांड हो या यूपी के हाथरस का मामला, हर घटना के बाद यही सवाल कि देश की बेटियां कितनी सुरक्षित। मामला तब और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है जब हैवानियत के शिकार मासूम बच्चियां होती हैं। गोहाना और फरीदाबाद भले ही ये प्रदेश में दो अलग अलग जगह हों, लेकिन यहां मासूम बच्चियों के साथ हुई हैवानियत की हद एक जैसी है। रिपोर्ट देखिए। यूपी के हाथरस में 19 साल की युवती के साथ हुई हैवानियत से पूरे देश में आक्रोश है। लोग कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच हरियाणा से भी कुछ इसी तरह की घटनाएं सामने आई, जो एक सभ्य समाज के लिए किसी मौत से कम नहीं। पहली घटना गोहाना की है, जहां बरोदा थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 10 साल की बच्ची को उसके ही पड़ोस में रहने वाले 40 साल के नरपिशाच ने अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। मासूम पीड़िता के परिजनों का कहना है कि पहले आरोपी बच्ची को बहला फुसला कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले पर जब परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज की तो आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। हाँ, हमारे इलाके में 10 वर्षीय बच्ची के साथ रेप की शिकायत मिली है, जिस पर हमने अभियोग अंकित किया है और पीड़िता का डॉक्टरी परीक्षण कराकर हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कि कौन है सर, कहाँ का रहने वाला है, किसने शिकायत दी थी? पीड़िता के फादर ने शिकायत दी थी और आरोपी ये हमारे इलाके में छतेरा गांव का है, बलकार से। बेटी के साथ हैवानियत की दूसरी खबर देश की राजधानी से जुड़े फरीदाबाद की है, जहां 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। यहां भी आरोपी पड़ोसी ही निकला, जिसने घर में अकेली सो रही मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया। मानव रूपी दानव की मासूम पर इतनी बर्बरता कि बच्ची को इलाज के लिए फरीदाबाद से दिल्ली के अस्पताल में रेफर किया गया। शिकायत पर यहां भी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। सूचना मिलने पर और पूरा मामला सामने आने के आधे घंटे के अंदर अंदर ही पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया था, मौका से धर लिया था। पूछताछ में उसने कबूल लिया कि इस तरह की हरकत उसने की है। बच्ची 8 साल की, अपनी छोटी बहन जो लगभग 4 साल की है और एक उसका भाई है जो 2 साल के आसपास का है। तीनों भाई बहन कमरे में सो रहे थे रात को। पड़ोस में रहने वाला एक दूसरा लड़का कमरे में घुसा और उसने जो ये 8 साल की बच्ची थी इसके साथ बलात्कार किया। बच्ची रोने लगी तो दूसरी बहन जो इसकी है 4 साल की, वो उठ गई। उसने उठ के जाके बाहर वरांडा में इसके पेरेंट्स सो रहे थे, अपनी मदर को जगाया और बताया कि दीदी रो रही है। मदर ने जाके देखा तो उनको देखने से समझ में आया कि बच्ची के साथ गलत काम हुआ है। भले ही इन दोनों मामलों में आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया हो, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा देना ही देश में बेटियों की सुरक्षा को पक्का करता है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दिल्ली में निर्भया के गुनहगारों को दी गई फांसी के बाद फिर किसी दानव की हिम्मत नहीं होती कि वो बेटी को अपनी हैवानियत का शिकार बनाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हमारे साथ डॉक्टर शालिनी यादव जुड़ गई हैं और सुनील जिंदल भी हमारे संवाददाता बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सुनील, आपके पास पहले तो पुलिस कार्रवाई को लेकर क्या अपडेट है? ये जो मामले बढ़ रहे हैं, इनके इजाफा के पीछे आप लोग क्या रीजन देख रहे हैं? ग्राउंड से लगातार रिपोर्टिंग आप लोगों की पहुंच रही है हम तक, वो बताएं। उसके बाद आती हूँ डॉक्टर शालिनी। देखिए, जिस तरीके से बरोदा हल्के के गांव में जो है 10 वर्षीय बेटी के साथ जो है इस तरह का दरिंदगी भरा मामला सामने आया है। गांव के ही एक 40 वर्षीय युवक पर इसका पूरा आरोप लगा है। घटना के बाद जब जैसे ही पता लगा तो पुलिस वाले तुरंत मामला दर्ज करके पॉस्को एक्ट और विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया था और तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर
जेल भेजने का काम पुलिस ने किया है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता इतनी छोटी हो चुकी है कि अब वो बच्चियों को भी अपनी हैवानियत का शिकार बनाने से पीछे नहीं हट रहे। लोगों को सोच बदलती जा रही है, चाहे वो हरियाणा की बात हो या अन्य राज्य की बात हो, लेकिन सोचना होगा कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है। देखिए, जो पूरी घटना थी वो परिवार वालों की माने तो उनका ये कहना था कि उनकी बच्ची जो है 10 वर्षीय जो बच्ची थी वो घर में अकेली थी। इसी का फायदा उठा के पड़ोस में रहने वाले एक 40 वर्षीय आदमी ने जो है उसको बहला फुसला कर अपने साथ ले गया, उसके साथ जो है दुष्कर्म कर डाला। जब उस घटना का जब उस बच्ची के साथ हुई घटना का पता लगा तो परिवार वालों ने इसकी शिकायत जो है संबंधित थाने में दी और इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी गिरफ्तार कर लिया और उसको जेल भेजने का काम किया गया। जी अनामिका, बनी रहिए, मैं लौट कर आऊंगी आपके पास। पुलिस या कार्रवाई पर पीड़ित परिवार का जो रिएक्शन है वो भी जानना यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस तरह की खबरों पर नकेल कसने के लिए पुलिस और पहले से ज्यादा मुस्तैदी या कानून का डर लोगों के जहन में कैसे बिठाती है, इस पर भी जवाब लेने के लिए लौटूंगी। डॉक्टर शालिनी हमारे साथ। डॉक्टर शालिनी, बाढ़ की तरह ये खबरें आ रही हैं रेप और गैंग रेप की, कितना बर्दाश्त करें, क्यों बर्दाश्त करें, ये क्या हुआ है समाज को? दूसरा, कानून का खौफ क्यों नहीं है? अनामिका जी, बहुत बेहतरीन सवाल पूछ रही हैं आप। इसमें सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि कानून का खौफ क्यों नहीं है लोगों के मन में। देखिए, सामाजिक कल मैं किसी शो पे थी, वहां पे बहुत ही जिम्मेदार किसी अफसर ने ये कहा कि ये सामाजिक कुरीति है। रेप कोई सामाजिक कुरीति नहीं है, लेकिन जब प्रशासन इस तरह से बात करने लग जाए, इसका मतलब ये है कि कहीं पे जनता ने या प्रशासन ने ये चीज मान ली है कि ये चीजें तो होती ही रहेंगी। कहीं पे भी हम देखते हैं कि सरकारों में इस मामले को लेके कोई गंभीरता नहीं है, वरना अभी तक जस्टिस वर्मा कमीशन की रिपोर्ट जो है की जो रिकमेंडेशंस है उनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता। अगर निर्भया फंड हम देखें, जो कि जिसका 63% स्टेट्स और यूटीज के लिए रिजर्व था, उसमें से खर्चा अभी तक सिर्फ 89% हुआ है, लगभग 90% नहीं हुआ है। 89% फंड यूज नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि जो निर्भया फंड, निर्भया केस के बाद जो इतना बड़ा कमीशन बैठा, उसकी जो रिकमेंडेशन थी कि किस तरह से रेप को रोका जा सके, किस तरह से सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को और सेक्सुअल असॉल्ट को रोका जा सके, जिसके अंदर एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड उन्होंने एनालिसिस किया था कि क्या प्रॉब्लम्स हैं जो सामाजिक स्तर पे हमें सुधारने पड़ेंगे, क्या चीजें हैं जो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पे करनी है, क्या है जो हमें पुलिस के स्तर पे करनी है, क्या है जो हमें कोर्ट्स के स्तर पे करनी है। इन चारों चीजों को लेके उन्होंने बहुत रिकमेंडेशन दी थी। सरकारें रिकमेंडेशन तो बनवा लेती हैं कमीशन से, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने की जहां तक बात आती है तो किसी में कोई सीरियसनेस है ही नहीं। कोई फोरेंसिक लैब्स नहीं हुए, कोई वो निर्भया फंड कहीं पे एम्प्लॉय नहीं किए गए, डिप्लॉय नहीं किए गए। कहीं पे भी अगर आप देखें, जो निर्भया फंड में एक प्रोविजन था कि स्पेशल सेल्स, रेप क्राइसिस सेल्स, क्योंकि जिस इंसान के साथ ये बीसी है उसको बहुत ही इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल, लीगल सपोर्ट की जरूरत होती है। बिल्कुल। तो ये क्राइसिस सेल्स एस्टैब्लिश करने की बात की गई थी। किस स्टेट में है, कहाँ है? तो जब इस तरह की रोज खबरें जब आती हैं और आजकल जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरह से शराब के ठेके खुल रहे हैं, नशा हो रहा है, ये एक एंगल है। रेप कई कारणों की वजह से होता है, जिस तरह मर्डर्स कई कारणों की वजह से होते हैं। मर्डर्स पर्सनल एनिमिटी की वजह से हो सकते हैं, रेप भी इसी तरीके से हो सकते हैं, कई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से होते हैं, कई सिर्फ दमन करने की वजह से। बेसिकली ये एक दमन करने का टूल है। तो जो सबसे वल्नरेबल हो, जो सबसे असहाय माना जाएगा समाज में, वो इस वक्त महिलाएं और बच्चे माने जाते हैं। तो अगर आप एनसीआरबी की रिपोर्ट देखते हैं तो पिछले कुछ साल में 5% रेप्स अगेंस्ट चिल्ड्रन बढ़े हैं। यहाँ पे हम माइनर्स की बात कर रहे हैं, और महिलाओं के अगेंस्ट करीब 7% बढ़े हैं। और हरियाणा अब इस वक्त चौथे नंबर पर है पूरे देश में, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में चौथे नंबर पे है। हम ये सोचते थे कि कोरोना के टाइम जो लॉकडाउन हुआ है, चलिए अब कम से कम इस तरह की वारदातें नहीं होंगी, महिलाएं शायद सुरक्षित हो जाएं, बच्चे शायद सुरक्षित हो जाएं। लेकिन यहाँ तो पता चला कि उस टाइम पे डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक अब्यूज इतना ज्यादा है कि 78% केसेस क्राइम्स के अगेंस्ट वुमेन बढ़ गए।
तो किस तरह का हमारा समाज है, किस तरह के हमारे समाज में ये दमन की जो एक प्रवृत्ति है, ये चाहे आप इसे पुरुष प्रधान समाज कह ले, चाहे आप ये पेट्रियार्की का पार्ट कह ले इसे, लेकिन दमन की एक प्रवृत्ति है। और दमन की प्रवृत्ति जब तक कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक होगा, ये दमन की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाएगी। क्या पहले से जो कानून हमारे पास मौजूद है डॉक्टर शालिनी, उनका इम्प्लीमेंटेशन अगर ठीक ढंग से हो तो इस पर हम रोक नहीं लगा सकते? क्या उनका क्रियान्वयन ठीक तरीके से हो रहा है? हम नए रिकमेंडेशन पर तब सोचे जब पहले से जो मौजूद है हम उनको ठीक से क्रियान्वित कर ले, है ना? जी अनामिका जी, जो लॉज है, देखिए लॉज डू नॉट प्रिवेंट रेप, लॉज से आप रेप रोक नहीं सकते। हाँ। आपको इसमें बहुत सी चीजें, आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, आपको सेंसिटाइजेशन जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है, आपको स्विफ्ट लॉ और कानूनी प्रक्रिया जो है वो जरूरी है, डर बहुत जरूरी है कि गलत काम करेंगे तो कुछ उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा आपको। ये चीजें बहुत जरूरी हैं। जब ये नहीं होती है तो बिल्कुल अराजकता फैली हुई है। और सबसे आसान, मैं वही कह रही हूँ, सॉफ्ट टारगेट जो है किसी के लिए भी, आप देखिए आम चलते हुए आदमी के लिए, एक आदमी की प्रवृत्ति वो अपने शारीरिक तौर से बहुत स्ट्रांग होता है, वो यही दिखाने के लिए वो किसी को भी टारगेट कर सकता है। ये सॉफ्ट टारगेट्स हैं। इन सॉफ्ट टारगेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या हमें जो एक पूरा एक सिस्टम तैयार करना पड़ेगा इससे डील करने के लिए? सेंसिटाइजेशन की जरूरत है, विमेन पुलिस फोर्स की जरूरत है। सिर्फ 7% के करीब हमारा, 7 या 8% के करीब हमारी विमेन है पुलिस फोर्स में। 50% जो हमारी आबादी है, जिनको हम 50% आबादी महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन पुलिस फोर्स में तो वो है ही नहीं। जब पुलिस फोर्स में वो नहीं है तो देखिए, एक पुरुष प्रधान समाज जो है उसका अप्रोच जो होती है औरतों के या बच्चों के अगेंस्ट जो अत्याचार है उसको लेके बहुत अलग होती है, बहुत रफ होती है। तो कौन है जो सेंसिटाइज करेगा? कितने लोग हैं? आप मानेंगे कि 2015 में एक फैमिली रिपोर्ट थी जिसमें ये कहा गया था कि 99% केसेस तो रिपोर्ट किए ही नहीं जाते, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। आप सोचिए कि कितना एक मामूली अंश है जो रिपोर्ट हो रहा है, क्योंकि आदमी थाने में जाने से पहले, लड़कियां जो है या बच्चे जो है या परिवार वाले जो है, थाने में जाने से पहले 10 बार सोचते हैं। अब आप हाथरस का केस देखिए, हाथरस के केस में जिस तरह से पुलिस ने रिएक्ट किया है, क्या ये पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाएगा या विश्वास कम करेगा? इस तरह की चीजें कि आप विक्टिम को ही एलिमिनेट कर देते हैं। तो जब प्रशासन, जब सत्ता ही इसको लेके इतनी कैजुअल है, तो लोगों में तो ऑब्वियसली जो हर किसी को, हर कोई चलता फिरता आदमी ये सोचता है कि कर लीजिए, क्या फर्क पड़ने वाला है। और रोज न्यूज में ये खबरें आती हैं, उनको पता है, वो देख रहे हैं, न्यूज में खबरें आती हैं कि केसेस हुए, न्यूज में कितनी खबरें आती हैं कि कन्विक्शन हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, आऊंगी मैं आपके पास और भी ज्यादा विस्तृत बातचीत के लिए। फिलहाल वक्त हो चला है यहाँ पर एक बहुत ही छोटे से ब्रेक ले रहे हैं। हाथरस की हैवानियत से लेकर पूरे देश भर से जिस तरह से इस वक्त रेप और गैंगरेप की खबरें आ रही हैं, चौथे नंबर पर हरियाणा का भी नाम है उसमें, इसी पर हम बात कर रहे हैं कि आखिर इसका इलाज क्या है, काट क्या है, कैसे हम इस स्थिति से बाहर निकल कर आएंगे। चूंकि देश को अब और निर्भया नहीं चाहिए, भय मुक्त माहौल जो है वो बेटियों के लिए तैयार होना चाहिए। आप नाम निर्भया रखकर जो मान देते हैं, उस मान से पहले ही भय क्यों नहीं दूर कर देते? डॉक्टर शालिनी यादव हमारे साथ बनी हुई हैं। डॉक्टर शालिनी, हल क्या है? अनामिका जी, सबसे आसान और सबसे स्विफ्ट हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ लॉ का इम्प्लीमेंटेशन है। सबसे आसान, देखिए आप दो तरीके से इसको डील कर सकते हैं। एक तो आप प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी होने से पहले आप इसे रोक दीजिए, या दूसरा है कि आप इसके ऊपर जस्टिस दे सकते हैं कि होने के बाद क्या होगा, आप उसको टाइट कर दीजिए। होने से पहले वाला जो है, जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है, उसके अंदर इतने एस्पेक्ट्स हैं जिनको ठीक करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। सबसे पहले तो हमारी एक मानसिकता बदले, महिलाओं की तरफ, बच्चों की तरफ। एक दमन की प्रवृत्ति जो है उसको हमें चैनलाइज करना पड़ेगा, जो एनर्जी है ये और ये हम एक बात कर रहे हैं पूरे समाज के ढांचे को बदलने का, पूरी समाज के सोच को बदलने का। उसके लिए बहुत वक्त लगेगा। तो ये लॉन्ग टर्म एम्स हैं हमारे कि आप एजुकेट करिए, आप ये सब करिए। शॉर्ट टर्म ये जो सबसे आसानी से हो सकता है, सबसे जल्दी हो सकता है, जिससे कम से कम अगर ये पूरी तरीके से भी ना रुके तो भी इसमें काफी
कमी आ जाए इसके नंबर्स में, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी पुलिस सिस्टम को दुरुस्त करें। उसके लिए बहुत जरूरी है, सबसे पहले देखिए मैं यही कह रही हूँ कि जब तक आपका महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं बढ़ेगा डिसीजन मेकिंग स्पेसेस में, और ये डिसीजन मेकिंग स्पेसेस हम यहाँ पुलिस की बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ पुलिस की बात नहीं कर रही हूँ, ये एक पूरा जो एक समाज है, इस सिस्टम को बदलने के लिए हमें महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा ताकि उनकी आवाजें उठे। मैं आ रही हूँ महिलाओं के प्रतिनिधित्व पे आपके साथ बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए मैं लौट रही हूँ। फरीदाबाद में जो हुआ वो भी दिल को दहला देने वाला, मात्र 8 साल की बच्ची के साथ हैवानियत का मामला। इस वक्त हमारे साथ पीड़िता की मां फोन लाइन के जरिए मौजूद हैं। मैम, पुलिस से किस तरह की मदद मिली आपको? आवाज मिल रही है आपको? सुन पा रही हैं आप मुझे? चलिए, संपर्क नहीं बन पाया इनके साथ। डॉक्टर शालिनी, महिलाओं के प्रतिनिधित्व की आप बात कर रही थी। ये समाज जो गर्भ में पल रही बेटी से लेकर, अगर कन्या भ्रूण है तो हम आज भी कन्या भ्रूण हत्या की लड़ाई लड़ रहे हैं। हंसी आती है कभी कभी, भीतर से झकझोर देने वाली ये खबरें हैं। इस पर हम कई दफा आपके साथ भी कई दफा बैठ के बात कर चुके हैं, लेकिन इसका हल हुआ नहीं। हम हल पर बात करते हैं, लोग भूल जाते हैं, फिर एक और निर्भया आती है। इसीलिए आज पूछ रहे हैं, और कितनी निर्भया? ये कन्या भ्रूण हत्या से लेकर एक पूरी उम्र बीत जाने तक, आप देखिए बूढ़ी दादियां भी कहां सुरक्षित है, उनके साथ भी रेप की खबरें आ रही हैं। ये भारतवर्ष का कैसा चेहरा? जी, अनामिका जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और इसका अगर आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए, सही सोल्यूशन चाहिए, तो उसका सिर्फ एक उपाय है कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाए। और जब बराबरी का दर्जा समाज नहीं दे पाता है, तब बराबरी का दर्जा जो है वो लॉ को देना पड़ता है। सबसे फास्ट चेंजेस, सोशल चेंजेस जो होते हैं, समाज में चेंज सबसे फास्ट लाने का तरीका सिर्फ और सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया है। क्योंकि सोच बदलने में कई बार ये होता है कि सोच बदलो और फिर आप उस इशू को बदलोगे तो उसमें बहुत वक्त लगता है। बेहतर होता है कि आप पहले सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दीजिए, सोच अपने आप उसके हिसाब से बदलती चली जाती है। तो जब तक कि हमारे लॉ, जब तक हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो है, जहां वो महिलाओं की रिजर्वेशन की बात करते हैं पार्लियामेंट्री बॉडीज में, जब तक वो रिजर्वेशन बिल नहीं पास होगा, मेरी बात मानिए कि इस देश में इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको सदियां लगती हैं। और ये बिल क्यों नहीं पास हुआ, इस पर मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक बार फिर हमने जुड़ने की कोशिश की है फरीदाबाद की पीड़िता की मां के साथ फोन लाइन के जरिए। फोन पर एक बार फिर से वो जुड़ी है हमारे साथ। मैम, आवाज मिल रही है इस दफा आपको? आप सुन पा रही हैं मुझे? आवाज पहुंच रही है आप तक? सुन पा रही हैं आप मुझे? हेलो मैम, आवाज मिल रही है क्या आपको? हाँ, आवाज बोल रही है। आपकी बच्ची के साथ जो हुआ उस पर पुलिस का कैसा सपोर्ट आपको मिल रहा है? पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? हाँ जी। बच्ची के साथ इतना कुछ हो गया, जिस तरह का माहौल है, आप जहां पर आप लोग रह रहे हैं वहां पर और बच्चियों के साथ ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए आप वहां देख रही हैं कोई भी ऐसा सिस्टम, कुछ भी ऐसा कि बाहर बच्चियां बिना डरे निकल सकती हैं? हाँ, तो आप करो ना, आप जो आप करोगे वही होगा ना। बच्ची के साथ इतना कुछ हुआ, जब आप पुलिस में रिपोर्ट लिखाने के लिए गए वहां पर क्या कहा पुलिस ने, और पुलिस ने क्या एक्शन लिया है, क्या बताया आपको? अभी तो कुछ नहीं बताया है। आप तो कह रही हैं कि आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। हाँ, क्या हम तो जी गरीब लोग हैं, अभी हमें ऐसा नहीं है, हमको मालूम नहीं है कि क्या, अभी हमने ऐसा देखा नहीं है। ये पढ़ी लिखी हूँ मैं अनपढ़ हूँ। अब डर लगता है कहीं कि बच्चों को अकेले नहीं छोड़ सकते? जी, मैं ऐसा था पहले तो कमरे में 4 जने सो रहे थे हम। मैं और 2 लड़की और 1 लड़का, 4 जने सो रहे थे। हाँ। तो मैं सोची मैं 11:30 बजे तक सोई हूँ अंदर लड़की के पास। हाँ। तो 11:30 बजे के बाद मेरे को घबराहट सी लगी, एकदम गर्मी लगी उसमें। तो मैं करी बेटा बाहर चल रही है, बरामदे में सोएंगे। वो गरीब ना मम्मी मैं ना जा रही, खराब मत कर, चल बेटा। तो वो गई नहीं है, तो मैं बरामदे में जाकर सो गई हूँ। और उसके बड़ी लड़की मेरी और उसके पापा छत पे सो रहे थे ऊपर।
तो मैं सो गई हूँ, आगे नहीं है, तो मेरे को नींद आ गई, मैं ड्यूटी वैसे जाती हूँ काम करने। हाँ, करने जाते तो मैं सोती रही हूँ, तो मेरी लड़की आई है छोटी 4 साल की। बोलिए। रो रही है, तो फिर मैंने देखा तो लड़की के मुंह में दोनों तरफ से झाग आ रहे थे। तो मैंने वो सीधी गोदी में उठाई तो देखा वो लड़की का ब्रेड आ रहा था। तो उसे देख के मैं गैर हाल हो गई, मेरे को होश नहीं दिया था कुछ भी। फिर जैसे पता करती, फिर मकान मालिक जगह था, ये इनके पापा जगाए थे मैंने, तो वो आए, वो भी ऐसी फैक्ट्री चक्कर खा के वो भी गिर पड़े। लड़की को जैसे फिर सबको पता लगती है, एकदम गाड़ी करी थी, गाड़ी करके तुरंत हमने 1 नंबर बीकेएम पहुंचाई थी लड़की जी ऐसे। और फिर उस वहाँ पे ले आए थे, वहाँ जांच पास की है वहाँ। फिर वो लड़का है ना जो, हाँ, जो वो लड़का है ना, कपड़ा पहन के नहीं है, सफेद कलर की बुर्शर्ट और काला पैंट पहन के ऊपर छत पे चढ़ गया था। छत पर चढ़ के नहीं है तो मोबाइल से बात कर रहा था टस्की से के मालिक साहब, कंपनी वाले मालिक से बोल रहा था कि मालिक साहब मेरे को ऐसे बात है और मेरे ये कांड हो गया है और मैं भागना चाहता हूँ, मेरे को रास्ता बता दो। तो वो मकान मालिक के लड़के ने और ऐसे मोबाइल से पता कर लिए, जो फोन छुड़ा लिया उससे। तो तू ऐसे क्या कर रहा है? जब भी फिर मना कर रहा था, रिकॉर्डिंग दी है, फिर उनको ये गाड़ी गई है, यहाँ से 2 गाड़ी गई है वो पुलिस वाले की, जो उनको रिकॉर्डिंग दी है, सारा अता पता दिया है, जो जब लेकर आए उसको। उम्मीद करती हूँ मैम कि बहुत जल्दी आपकी बेटी को न्याय मिलेगा। डॉक्टर शालिनी, तो ये हालत है, आप देखिए घर में माँ बाप के साथ बच्ची सो रही है, वहां पर भी ये हैवानियत थमने का नाम नहीं ले रही। ये हैवान वहां भी घुस आते हैं। बहुत छोटा सा कमेंट खत्म करना है मैम मुझे। जी बिल्कुल अनामिका जी, ये जो बात आप कह रही हैं वो बिल्कुल सही है। और मामला इतना गंभीर हो गया है हाँ। कि इतना भी डर नहीं है कि लोगों के घरों में घुस के अब हमारी बच्चियां हमारे अपने घरों में सुरक्षित नहीं। बिल्कुल, और ये डर क्यों नहीं है, इसी पर हम लगातार बात कर रहे हैं। क्या कानून को और ज्यादा सख्त होना पड़ेगा इन अपराधियों को रोकने के लिए? इस सवाल के साथ आगे भी अपडेट लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।